नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। तो टॉप एजेंडा की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रामपुर से खबर जहां पर सपा सांसद आजम खान के बेटे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब्दुल्ला आजम खान पर एक और एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। रामपुर के कोतवाली स्वारा में दर्ज की गई है एफआईआर और अब्दुल्ला ने चुनाव आयोग के शपथ पत्र में गलत जन्मतिथि किए थे दाखिल, जिस वजह से एक और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान ने चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत की थी। 34 वार विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं अब्दुल्ला आजम खान। तो ऐसे में मुश्किलें और बढ़ती हुई और ये घटना रामपुर की बताई जा रही है, जहां पर सपा सांसद आजम खान के बेटे पर एक और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और ये आरोप की जो जन्मतिथि थी, जन्मतिथि को गलत तौर पर दाखिल किया गया था। रामपुर के कोतवाली स्वाद में दर्ज की गई है एफआईआर। अब्दुल्ला ने चुनाव आयोग के शपथ पत्र में गलत जन्मतिथि दाखिल किए थे। पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की थी। 34 वार विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं अब्दुल्ला आजम खान। और इस पर अधिक जानकारी के लिए एसके वाजपेयी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। एसके, आपसे जानकारी चाहेंगे कि आखिर अब्दुल्ला आजम खान की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये एफआईआर भी अब दर्ज करा ली गई है। क्या अब तक कुछ खान परिवार की तरफ से कुछ कहा गया है इसको लेकर के? बिल्कुल, हम देखें जिस तरीके से अब्दुल्ला आजम हो या फिर आजम खान हो या उनकी पत्नी हो, लगातार उनकी परेशानियां कम होने का नहीं दे रही हैं। जहां कल एक और एफआईआर उनके ऊपर दर्ज गई है, धारा 125 है, जो कि लोक अधिनियम के तहत ये एफआईआर दर्ज हुई है। जिस तरीके से उन्होंने अपने पद प्रभाव का गलत दुरुपयोग करते हुए गलत जानकारियां चुनाव आयोग को उपलब्ध कराई थी, गलत जानकारियों के आधार पर ही उनका स्वार टांडा सीट से विधायक के तौर पर निर्वाचन हुआ था, जिसके बाद पूरे मामले की शिकायत हुई थी। हालांकि ये पूरा मामला आयोग के पास था। अब आयोग के निर्णय के बाद उन पर एक और एफआईआर स्वार थाने में दर्ज हो गई है। तो बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से लगातार उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं, पहले भी उनके ऊपर कई सारे केस दर्ज थे जिसमें उन्होंने जमानत लेने के बाद जेल से वो बाहर आए थे और जिसके बाद वो जमानत पर ही बाहर आए। लेकिन अब लगातार आजम के परिवार को लेकर जहां प्रशासन पूरी तरह से चौकस है, जो पुराने उनके मामले हैं लगातार वो निकल कर आ रहे हैं, या तो उन पर कोई निर्णय हो रहा है जिसके बाद उन पर एक और केस दर्ज हो जा रहा है। ये धारा 125A का मुकदमा है जो कि उनके ऊपर दर्ज हो गया है। हालांकि अभी उनके परिवार की तरफ से कोई भी बयान, आधिकारिक तौर पर बयान नहीं जारी किया गया है और साथ ही साथ अभी तक उनकी गिरफ्तारी दोबारा से नहीं की गई है। अब वो इस एफआईआर को लेकर क्या करते हैं यह जरूर देखने वाली बात होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि उनकी परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। इसके जो एफआईआर दर्ज की गई है, क्या अब तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई करने की बात कही गई है? बिल्कुल, पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि जो भी नियमानुसार कानूनी कार्रवाई है वो पूरी की जाएगी और इसके लिए वो कोर्ट जा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपनी जमानत की अर्जी दाखिल कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी गिरफ्तारी भी होगी। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस पूरी तरीके से चौकस है और हर उस स्टेप को पूरे नियम कानून के तहत वो आगे बढ़ रही है, क्योंकि लगातार जहां चाहे आजम खान हो या उनकी पत्नी हो या फिर अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम हो, कहीं ना कहीं वो हाई प्रोफाइल है और वो सभी हम कहें कि पार्टी से जुड़े, समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं, साथ ही साथ संवैधानिक पदों पर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं अब जब उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं तो पुलिस प्रशासन भी फूंक फूंक कर एक एक कदम रख रहा है और हर वो चीज तलाशने के साथ ही पूरे जो कानूनी स्टेप हैं वो भी उठाने का काम कर रहा है। तो निश्चित है कि अब अब्दुल्ला आजम के लिए महत्वपूर्ण ये होगा कि वो इस एफआईआर पर जमानत लें या फिर जाकर जो थाने में सरेंडर करें। जी चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया आपका और आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे और भी खबरों पर अपडेट लेते रहेंगे। तो ये अब्दुल्ला आजम खान पर एक और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। रामपुर के कोतवाली स्वार में दर्ज की गई है एफआईआर और अब्दुल्ला आजम खान, ऐसे में उनकी मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान ने चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत कर दी कि 34 वार विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं अब्दुल्ला आजम खान और उन्होंने अपनी जन्म की तिथि गलत तरीके से डाली थी। तो समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान के बेटे की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब्दुल्ला आजम खान पर एक और एफआईआर दर्ज किया जा चुका है।
तो रामपुर की खबर आपको बता रहे हैं, अब्दुल्ला आजम खान पर एक और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और ये खबर आपको बता रहे हैं रामपुर से, जहां पर कोतवाली स्वार में इस एफआईआर को दर्ज किया गया है। दरअसल गलत जन्म तिथि दाखिल करने की वजह से जो चुनाव आयोग के शपथ पत्र पर जो जन्म तिथि दाखिल की जाती है, ऐसे में उन्होंने गलत तिथि दर्ज की थी, जिस वजह से ये आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया गया 34 स्वार विधानसभा क्षेत्र से। ये पूरी खबर आपको बता रहे हैं। रामपुर में समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान के बेटे की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब्दुल्ला आजम खान पर एक और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। रामपुर कोतवाली का ये पूरा मामला, जहां पर तो अगली खबर का रुख करेंगे। देश में रहने के लिहाज में यूपी के 14 शहरों को माना गया बेहतर। शहरी विकास मंत्रालय ने जारी की ईज ऑफ लिविंग सूचकांक। बड़े शहरों में लखनऊ ने किया टॉप, दूसरे नंबर पर वाराणसी। प्रदेश में छोटे शहरों में झांसी ने किया टॉप। देश भर की रैंकिंग में बड़े शहरों में 26वें नंबर पर लखनऊ, वाराणसी 27वें और छोटे शहरों में 34वें स्थान पर रहा झांसी। सूचकांक में कुल 111 शहरों की रैंकिंग की गई जारी। नगर निगम प्रदर्शन सूचकांक भी किया गया जारी। तो वाराणसी 27वें स्थान पर है, वहीं 26वें स्थान पर लखनऊ है। और छोटे शहरों में अगर बात की जाए तो 34वें स्थान पर झांसी आया है। कुल 111 शहरों की सूचकांक जारी की गई है। वहीं साथ ही नगर निगम प्रदर्शन सूचकांक भी जारी किया गया है। 111 शहरों की सूचकांक रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें झांसी, छोटे शहरों की बात करें तो झांसी 34वें स्थान पर है। और वहीं अगर हम बड़े शहरों की बात करें, जहां पर 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहर जहां हैं, उनमें उनकी अगर हम बात करें तो बड़े शहरों में 26वें नंबर पर लखनऊ, वाराणसी 27वें। एसके वाजपेयी संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। एसके, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो ये सूचकांक जारी किया गया है, इसमें किन श्रेणियों को ध्यान में रखा गया सर्वे के तौर पर? बिल्कुल, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से यह सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें देश भर के 111 शहरों को शामिल किया गया, जिसमें यह देखा गया कि रहने की सुगमता, आप लिविंग को लेकर कौन से शहर बेहतर हैं, किसमें बेहतर सुविधाएं हैं, इन बहुत सारी चीजों को ध्यान रखा गया। अगर हम देखें तो इस सूचकांक में शिक्षा, चिकित्सा, जो भूमि का उपयोग है, साथ ही साथ में सुरक्षा व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, ये बहुत सारी चीजों को ध्यान रखते हुए ये सूचकांक तैयार किया गया है। तो हम कहें कि उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी बात जरूर है, जहां देश भर के 111 शहर शामिल हैं, जिसमें 14 शहर उत्तर प्रदेश के हैं। जहां राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश में टॉप नंबर पर है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। और देश भर की अगर हम रैंकिंग की बात करें तो 26 और 27वें स्थान पर ये दोनों शहर हैं। ये रैंकिंग भी दो तरीके से की गई है, एक जो 10 लाख से ऊपर की आबादी के क्षेत्र है, और दूसरे जो 10 लाख से कम आबादी वाले हैं। 10 लाख से कम आबादी वाले जो शहर है, उनमें वाराणसी 34वें स्थान पर है देश भर में। और उत्तर प्रदेश में हम कहें कि छोटे शहरों में जिनमें 10 लाख से कम आबादी है, उसमें पहले स्थान पर है। तो ये रैंकिंग जारी की गई है। तो हम कहें निश्चित तौर पर सीएम योगी का जो प्रयास है, वो प्रयास अब धीरे धीरे रंग ला रहा है। उत्तर प्रदेश के कई शहर अब रहने के लिए मुफीद बताए जा रहे हैं, चाहे वो सुरक्षा को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, चिकित्सा को लेकर हो, रोड की व्यवस्था को लेकर हो, या बाकी जो चीजें हैं, कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, उस दृष्टि से, मकान आवास के सस्ती उपलब्धता से, ये वो सूचकांक है जिसमें उत्तर प्रदेश के 14 शहर शामिल हैं, जिसमें आगरा भी है, बरेली भी है, झांसी भी है, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, ये शहर है जो कि निश्चित है कि हम कहें कि उत्तर प्रदेश सरकार जहां प्रयास कर रही है कि उत्तर प्रदेश के सभी शहरों में बेहतर सुविधाएं हो, सुरक्षा, खासतौर पर शिक्षा और चिकित्सा की बेहतर व्यवस्था हो, हर जिले का अपना अलग एक मेडिकल कॉलेज हो। तो कहीं न कहीं उन चीजों का अब धीरे धीरे हम कहें कि फल दिखने लगा है, और वो चीजें अब निकलकर सामने आ रही हैं। केंद्रीय मंत्रालय ने जो सूचकांक जारी किया, वो निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे लोगों को राहत देने वाला है जो कहीं न कहीं अपने लिए एक अच्छे शहर की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तलाश इन 14 शहरों में पूरी होने वाली है। निश्चित है कि जहां योगी सरकार कोशिश कर रही है कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में बेहतर सुविधाएं हो, तो 14 जिलों को हम कहें कि केंद्रीय सूची में शामिल कर लिया गया है, जो केंद्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए इस सूचकांक के माध्यम से दिख रहे हैं। जहां तक नगर निगम की रैंकिंग है, तो ये 14 शहर नगर निगम में भी आते हैं। तो ऐसी स्थिति में नगर निगम ने किस तरीके से अपना काम किया है, उसका सूचकांक भी जारी हुआ है, जो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार और यहाँ के लोगों के लिए राहत भरी बात है। जी चलिए, इसके आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे और भी खबरों पर अपडेट लेते रहेंगे।
और वहीं लखनऊ में आज से पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटेगी बीजेपी। आज से 10 मार्च तक ग्राम सभाओं में बैठक करेगी बीजेपी। तो 11 से 18 मार्च तक गांव में ग्राम चौपाल का आयोजन किया जाएगा बीजेपी की तरफ से। ग्राम सभा और ग्राम चौपाल के माध्यम से प्रदेश सरकार के मंत्री, भाजपा सांसद, विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी ग्रामीणों को केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताते हुए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। तो माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से अब शुरू हो चुकी है और ऐसे में आज से 10 मार्च तक ये कहा जा रहा है कि 11 से 18 मार्च तक गांव में ग्राम चौपाल का आयोजन बीजेपी करने जा रही है। आज से पंचायत चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट रही है। तो लखनऊ से जुड़ी यह खबर आपको बता रहे हैं। आज से 10 मार्च तक ग्राम सभाओं में बीजेपी की बैठक होगी, जिसमें 11 से 18 मार्च तक गांव में ग्राम चौपाल का आयोजन किया जाएगा और यहाँ सरकार के तरफ से जो उपलब्धियां अब तक हासिल की गई है उनको सभी के समक्ष रखा जाएगा, यानी कि ग्रामीणों के समक्ष रखा जाएगा। तो पदाधिकारी ग्रामीण को केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाने का काम यहां करेंगे ताकि अपने पक्ष में पूरा माहौल बनाया जा सके। तो चौपाल का आयोजन 11 से 18 मार्च तक किया जाएगा बीजेपी की तरफ से और वहीं आज से 10 मार्च तक के लिए ग्राम सभाओं में बैठक का आयोजन भी होगा बीजेपी की तरफ से। तो बीजेपी बैठकों का आयोजन भी करेगी। 11 से 18 मार्च तक गांव में ग्राम चौपाल लगाएगी। ग्राम चौपाल के माध्यम से लोगों को, यानी ग्रामीणों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी ताकि जो पंचायत चुनाव होने हैं, ऐसे में पंचायत चुनाव में खासतौर पर ये बताया जा सके ग्रामीणों को कि अब तक की सरकारों ने क्या कुछ काम किया है। लगातार एसके वाजपेयी हमारे साथ बने हुए हैं। एसके, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि चौपाल लगाएगी बीजेपी, तो इस चौपाल के माध्यम से आखिर क्या संदेश जारी करना चाहते हैं ग्रामीणों के बीच में बीजेपी? बिल्कुल, हम देखें जिस तरीके से बीजेपी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन मूड में चल रही है, उसके पहले उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। तो कहीं ना कहीं उन पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से संजीदा है और कोशिश कर रही है कि पंचायत चुनाव के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को हम कहें कि ग्राम सभा स्तर पर तय किया जाएगा। आज से बीजेपी ग्राम सभा स्तर का बड़ा अभियान चलाने जा रही है। एक ग्राम सभा में अगर हम कहें तो 3 से लेकर 5-6 तक गांव आते हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो अभियान शुरू होगा ये 10 तारीख तक चलेगा, जिसमें बीजेपी के पदाधिकारी, चाहे वो प्रदेश पदाधिकारी हो, जिला पदाधिकारी हो या बूथ और जो मंडल स्तर के पदाधिकारी हैं, जो क्षेत्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, वो आज हर ग्राम सभा में जाएंगे, ग्राम प्रधानों से मिलेंगे, ग्राम प्रधान प्रत्याशियों से मिलेंगे, लोगों से मिलेंगे और कोशिश होगी कि उनको चुनाव में साथ जोड़ा जाए और पार्टी जिनको अपना सिंबल दे रही है, ऐसे जो प्रत्याशी होंगे प्रधान के या क्षेत्र पंचायत के, जिला पंचायत सदस्यों के, उनको लेकर लोगों के बीच में अपनी बात रखी जाए। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं को रखा जाए ताकि लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए और कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बड़ी पटकनी 2022 के चुनाव से पहले इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दी जाए, जिसको लेकर लगातार बीजेपी एक्शन मोड में चल रही है। तो आज से यह अभियान शुरू हो रहा है और 5 दिनों तक यह अभियान, मतलब 10 मार्च। ठीक, लेकिन बैठकों का भी जिक्र किया जा रहा है इसके कि बैठकें भी होंगी। उसके बाद से 11 से 18 मार्च तक के लिए चौपालों का आयोजन भी किया जाएगा। इस बैठकों में आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला रहने वाला है, किन मुद्दों को उठाया जा सकता है? क्योंकि अभी तो आपने बता दिया कि सरकार की तरफ से जो कार्य किए जा रहे हैं उनको गिनाने का काम किया जाएगा, लेकिन क्या ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा कोई मुद्दा भी इस बैठक में उठाया जा सकता है? बिल्कुल, अगर हम इस बैठक की बात करें तो ये ग्राम पंचायत स्तर पर होगी, मतलब 5 से 6 गांवों की एक ग्राम पंचायत होती है, उस स्तर पर यह बैठक होगी जहां पर बीजेपी के बूथ स्तर के, मंडल स्तर के, क्षेत्रीय स्तर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे। उनको पार्टी की रणनीति जिला और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी बताएंगे कि किस तरीके से लोगों के बीच जाना है, कैसे अपनी बात रखना है। जहां तक जो चौपाल का सवाल है, बीजेपी 11 मार्च से लेकर 18 मार्च के बीच में गांव-गांव स्तर पर अभियान चलाएगी, जिसमें चौपालों के माध्यम से उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार का काम किया जाएगा। तो हम कहें कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश यही है कि जो काम उसने किए हैं, चाहे वो राम मंदिर का काम हो, शिक्षा का काम हो, चिकित्सा का काम हो या कोरोना काल का काम हो, वो पहुंचाया जाए। जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और खबर कानपुर से, पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शौच के लिए घर से निकली नाबालिग सकुशल बरामद कर ली गई है। पुलिस टीम ने चंद घंटे में ही लड़की को बरामद कर लिया है। तो बिधनू थाना क्षेत्र में लावारिस घूमती हुई लड़की नजर आई। लड़की के परिजनों ने पुलिस टीम का धन्यवाद किया है। पनकी थाना क्षेत्र के पतरसा गांव से ये लड़की गायब हुई थी, जिसको चंद घंटों में पुलिस ने बरामद कर लिया है और परिजनों को वापस लौटा दिया है। तो अगली खबर अमरोहा से है, जहां पर आतिशबाजी के दौरान एक झोपड़ी में आग लग गई। पड़ोसी के यहां
सगाई के दौरान हो रही थी आतिशबाजी की चिंगारी झोपड़ी में गिरी, जिसके कारण वहां पर आग लग गई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। पीड़ित परिवार ने कार्रवाई की मांग की है। हसनपुर तहसील के गांव चकफेरी का यह मामला बताया जा रहा है। तो आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। पीड़ित परिवार ने ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, जहां पर आग लग गई है झोपड़ी में। ये तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि झोपड़ी में आग की लपटों की देखी जा रही है और लाखों का सामान बताया जा रहा है कि झोपड़ी में रखा गया था और जो जलकर खाक हो गया है। बड़ी मशक्कत के बाद, कड़ी मशक्कत के बाद, ग्रामीणों के कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। दरअसल आतिशबाजी की चिंगारी झोपड़ी में जा गिरी थी, जिसके कारण ये आग लगी थी। बताया जा रहा है कि पड़ोसी के यहाँ सगाई के दौरान आतिशबाजी हो रही थी। आतिशबाजी के दौरान चिंगारी झोपड़ी में जा गिरी, जिसके कारण आग लग गई और आग लगने की वजह से ये लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 1 इंडिया की तरफ से आपको दिखाया जा रहा है।